हेलो दोस्तों, आज हम करेंगे इंटरनल ऑडिटर। जो पीएसपीसीएल का इंटरनल ऑडिटर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें 50 क्वेश्चंस आए थे सब्जेक्ट के रिलेटेड, जिसमें ऑडिटिंग, कॉमर्स के, अकाउंट्स के, कॉस्ट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सब डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट के रिलेटेड 50 क्वेश्चंस थे। तो आज हम उसके पार्ट 1 में 1 to 25 क्वेश्चन हम डिस्कस करेंगे कि कैसे क्वेश्चंस आए थे। आपको भी एक बार पता चल जाए कोई कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देना है या गवर्नमेंट एग्ज़ाम देना है तो कैसे क्वेश्चंस आते हैं, कैसा लेवल होता है उन एग्ज़ाम का। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले डू लाइक एंड शेयर माई वीडियो एंड प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। फर्स्ट क्वेश्चन, for tax liability purpose, mixed supply consisting of two or more supplies shall be treated as a supply of that item which has dash. First option, lowest rate tax rate. Second, highest tax rate. Third, tax rate above 20%. Fourth, tax rate above 12%. इसमें उन्होंने पूछा अगर मिक्स सप्लाई है तो उस पर जीएसटी चार्ज होना है, तो जीएसटी चार्ज कैसे होगा, क्योंकि मिक्स सप्लाई में 2 और मोर आइटम्स की इकट्ठी सप्लाई होती है, मीन्स उसकी ट्रांसफ़र होती है, या एक सेल परचेज करता है एक जन और एक दूसरा जन सेल करता है, तो उसमें क्या रेट चार्ज होगा। तो हमेशा याद रखना है मिक्स सप्लाई में हाईएस्ट रेट चार्ज होता है। तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 2, the highest tax rate. Now next question. Question 2. Which of the following problem is specifically addressed by the introduction of GST? कि कौन सी प्रॉब्लम को स्पेशली ध्यान में रखते हुए जीएसटी को बनाया गया। फर्स्ट ऑप्शन है डबल टैक्सेशन एंड कास्केडिंग इफेक्ट। सेकंड ऑप्शन है कॉम्प्लेक्सिटी इन ऑडिट रिपोर्ट। थर्ड है टैक्स इवेजन इन एग्रीकल्चर। फोर्थ है हाई डायरेक्ट टैक्स रेट। इसका करेक्ट ऑप्शन है डबल टैक्सेशन एंड कास्केडिंग इफेक्ट। डबल टैक्सेशन एंड कास्केडिंग इफेक्ट को देखते हुए जीएसटी को लागू किया गया। नाउ थर्ड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट? फर्स्ट ऑप्शन, द टोटल कॉस्ट ऑफ मटेरियल यूजुअली कंसिस्ट ऑफ बाइंग प्लस टोटल ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। हमें पता है ना टोटल कॉस्ट में क्या इंक्लूड होता है, टोटल बाइंग कॉस्ट, ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। नाउ सेकंड क्वेश्चन, द इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी is the size of order for which both ordering and carrying cost are minimum. Third option, ordering cost is associated with the ordering of material. It includes cost of staff, posted for ordering of goods, expenses incurred on transportation, inspection expenses of incoming material. देखो इसमें बताना कौन सी स्टेटमेंट हमें करेक्ट है। फर्स्ट क्या पूछा है कि मटेरियल कॉस्ट में क्या होता है, बाइंग कॉस्ट प्लस ऑर्डरिंग कॉस्ट प्लस कैरिंग कॉस्ट। दिस ऑप्शन इज करेक्ट। नेक्स्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, इकोनॉमिक ऑर्डर क्वांटिटी इज द साइज ऑफ ऑर्डर फॉर विच बोथ ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट आर मिनिमम। कि ईओक्यू क्या होता है जहाँ पे हमारा ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है। यस, ऑर्डरिंग ईओक्यू में ऑर्डरिंग एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम होता है। सेकेंड थर्ड क्वेश्चन पूछा है ऑर्डरिंग कॉस्ट इज एसोसिएटेड विद ऑर्डरिंग ऑफ मटेरियल। यस, इसमें क्या क्या होता है, ऑर्डर से रिलेटेड कोई भी स्टाफ, उसमें जो पोस्ट लगा हुआ है ऑर्डर के लिए, एक्सपेंसेस जो ट्रांसपोर्टेशन पे हो रहे हैं, कोई इंस्पेक्शन एक्सपेंसेस हो रही हैं जब ऑर्डर करके गुड्स हम रिसीव कर रहे हैं तो उसको इसमें इंस्पेक्शन करने के एक्सपेंसेस। तो पूछा क्या फर्स्ट ओनली 1 एंड थर्ड इज राइट। सेकेंड ऑप्शन में पूछा ओनली 1 एंड 2 इज राइट। थर्ड में पूछा ऑल 1 2 3 इज राइट। फोर्थ में पूछा ओनली 2 एंड 3 इज राइट। हमें पता है कि तीनों ही सही हैं क्योंकि फर्स्ट ऑप्शन भी राइट है, सेकंड भी राइट है, थर्ड भी। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑल 1 2 एंड 3. Now question 4th, what is the auditor's right regarding attending AGM of company? Option 1 है the auditor has to right to vote on every resolution during the general meeting. Second है the auditor can attend the meeting and give clarification when necessary on audit related matter.
थर्ड ऑप्शन है द ऑडिटर कैन अटेंड द मीटिंग बट कैन नॉट आंसर एनी क्वेरी। फोर्थ है द ऑडिटर हैज़ नो राइट टू अटेंड द जनरल मीटिंग। इसका करेक्ट ऑप्शन है सेकंड ऑप्शन, द ऑडिटर कैन अटेंड द मीटिंग्स एंड गिव द क्लैरिफिकेशन when necessary on audit related matter. Now fifth question में ABC Limited is manufacturing automotive parts. Recently it has expanded its plant by taking a long term loan of 10 crore at 12% per annum. The company has also short term dues of 3 crore to supplier and worker. Due to a fall in demand and rising input cost, ABC Limited monthly cash inflow has fallen to rupees 1 crore against the monthly obligation of rupees 2 crore for operational activity, interest and repayment to bank. This situation has continued for the last 6 months. Based on the given case, what was the following statement is correct about the financial health of the ABC Limited? देखो क्वेश्चन में क्या पूछा है कि एक कंपनी है जिसका नेम क्या है ABC लिमिटेड, क्या किस में वर्क करती है, ऑटोमेटिव पार्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग में वर्क करती हैं। उन्होंने एक लोन लिया, लॉन्ग टर्म लोन 10 करोड़ का 12% पर एनम पे, और उनके शॉर्ट टर्म ड्यूज़ भी कितने 3 करोड़ के ड्यूज़ हैं जो उन्होंने वर्कर्स और सप्लायर्स को पे करने हैं। डिमांड कम होने के कारण उनके क्या इनपुट कॉस्ट बढ़ गई है, जिसके कारण उनका जो मंथली कैश फ्लो था, कैश का इनफ्लो था जो 2 करोड़ से खत्म होकर 1 करोड़ आ गया है। और क्या कहते हैं, ये सिचुएशन 6 मंथ से लगातार ऐसी कंटिन्यू है। तो इससे बताना है कि उनकी फाइनेंशियल हेल्थ कैसी है ABC लिमिटेड की। उसमें ऑप्शन दिए है द कंपनी इज इन अ स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन ड्यू टू रीसेंट एक्सपेंशन। सेकंड है ABC लिमिटेड इज फेसिंग अ टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व। थर्ड, द फाइनेंशियल हेल्थ इज स्टेबल एज long term asset will eventually cover the liability. The company is facing the severe liquidity crisis and potential risk of default. देखो स्ट्रॉन्ग फाइनेंशियल पोजीशन तो है नहीं क्योंकि उनकी इनफ्लो कम हो रहा है और 6 मंथ से ऐसे ही चल रहा है। कह रहे टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच है दैट कैन बी इजीली रिजॉल्व, बट ये टेम्परेरी लिक्विडिटी मिसमैच नहीं है बिकॉज लॉन्ग टर्म लोन भी ले लिया, शॉर्ट टर्म ड्यूज़ भी हैं और लास्ट 6 मंथ से उनकी कंडीशन ऐसे ही कंटिन्यू है। थर्ड है द फाइनेंशियल हेल्थ इज स्टेबल एज लॉन्ग टर्म एसेट विल इवेंचुअली कवर द लाइबिलिटी। वो कहते फाइनेंशियल हेल्थ स्टेबल है, लॉन्ग टर्म एसेट हमारी इवेंचुअली कवर कर लेगी लाइबिलिटी। बट हमें यहाँ पे लॉन्ग टर्म एसेट ही नहीं बताएगी कितने उनके पास एसेट्स हैं एक्चुअली। बट अगर एसेट्स होते तो उन्हें इतना लोन लेने की ज़रूरत ना होती कि लॉन्ग टर्म के लिए 10 करोड़ का लोन लेते। दैट इज़ ऑल्सो अ कंसर्न। चलो फोर्थ ऑप्शन देखते हैं। द कंपनी इज़ फेसिंग अ सेवियर लिक्विडिटी क्राइसिस एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। यस, ये राइट ऑप्शन है फोर्थ। द कंपनी इज़ फेसिंग अ सेवियर लिक्विडिटी क्राइसिस एंड पोटेंशियल रिस्क ऑफ डिफॉल्ट। मीन्स कि कंपनी में लिक्विडिटी का बहुत प्रॉब्लम है और डिफ़ॉल्ट होने के भी चांसेस हैं। नाउ सिक्स्थ क्वेश्चन, in relation to audit evidence dash consists of studying significant ratios and trend in investigating unusual fluctuation and item। क्या कहते हैं कि अगर ऑडिट एविडेंस में हम देख रहे हैं, अगर रेशियोज चेक कर रहे हैं, ट्रेंड्स चेक कर रहे हैं कि क्यों अगर कोई फ्लक्चुएशंस हो रही हैं क्यों हो रही हैं उनको चेक करने के लिए, या कोई आइटम जैसे उनके रेट कम या ज़्यादा डाले हुए हैं उसको चेक करने के लिए इंक्वायरी एंड कन्फर्मेशन। सेकंड ऑप्शन है ऑब्जर्वेशन। थर्ड है इंस्पेक्शन। फोर्थ इज एनालिटिकल रिव्यू। ये हम एनालिटिकल रिव्यू कर रहे हैं, मीन्स एनालिसिस कर रहे हैं कि कोई हमें एविडेंस मिले कि हमें पता चले कि कहाँ पे फ्लक्चुएशन क्यों हो रही है। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन क्या आएगा, एनालिटिकल रिव्यू। नाउ सेवंथ क्वेश्चन, गैलेक्सी टूल्स लिमिटेड, अ लिस्टेड कंपनी, plans to rotate its statutory auditor from Sachin and Company after completion of 10-year term. It proposes an appoint S&C LLP as the incoming auditor. However, S&C LLP is a part of the same audit network as Sachin
and company, and its newly joined partner is Mr. Ramesh, who is the same who earlier signed the audit report for Galaxy Tools for previous years on the behalf of Sachin and company as per provision of Companies Act 2013. Is S&C LLP eligible for appointment? इस क्वेश्चन में पूछा है, एक कंपनी है गैलेक्सी एंड टूल्स, उसको स्टैचुरी रोटेशन करनी पड़ती है अपने ऑडिटर की आफ्टर 10 ईयर्स। उन्होंने पूछा है कि उन्होंने S&C LLP को बताया कि ये इनकमिंग अब नए वाले ऑडिटर बनेंगे, बट जो S&C LLP है वो वही सेम ऑडिटर नेटवर्क से आ रही, मीन्स उनके पर्सन सेम है जो सचिन एंड कंपनी में थे। उनका जो पार्टनर न्यू ज्वाइन हुआ मिस्टर रमेश, वो सेम है जो पहले गैलेक्सी लिमिटेड की ऑडिट रिपोर्ट सेम साइन करता था, अब S&C में अपॉइंटमेंट हो गई है। अब इसका ऑप्शन पूछे हैं कि इस केस में क्या क्या हो सकता है, कि येस बिकॉज इट इज़ अ डिफरेंट लीगल फॉर्म। सेकंड ऑप्शन है येस इफ शेयर होल्डर अप्रूव इन द AGM। थर्ड है नो बिकॉज इट बिलोंग्स टू सेम नेटवर्क एंड इंक्लूड्स अ कॉमन पार्टनर। फोर्थ ऑप्शन है येस बट ओनली आफ्टर 1 फाइनेंशियल ब्रेक। इसका करेक्ट ऑप्शन होगा 3, नो बिकॉज इट बिलोंग्स टू द सेम नेटवर्क एंड इंक्लूड्स अ कॉमन पार्टनर। क्योंकि इनमें पार्टनर सेम है तो ये एलिजिबल नहीं होंगे वही कंपनी को अपॉइंट करने के। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, what is the lock-in period where an assessee has made an investment in specified bond under section 24 EC of Income Tax Act 1961 in order to save tax on transfer of long-term capital asset being land and building? इसमें पूछा कि लॉक इन पीरियड क्या होगा अगर किसी ने इन्वेस्टमेंट की है 24 अंडर सेक्शन 24 EC टू सेव द टैक्स। किसके अगर हमने लॉन्ग टर्म कैपिटल को ट्रांसफ़र किया है जैसे लैंड एंड बिल्डिंग। लॉक इन पीरियड क्या होना चाहिए? फर्स्ट ऑप्शन 6 मंथ, सेकंड ऑप्शन 5 ईयर, थर्ड ऑप्शन 3 ईयर, फोर्थ ऑप्शन 10 ईयर। और करेक्ट ऑप्शन इज़ 5 ईयर। तो हमारा लॉक इन इन्वेस्टमेंट को लॉक इन यानी कि हम कहीं पे उसको सेल नहीं कर सकते, क्या लॉक इन पीरियड होना चाहिए 5 ईयर। ये किस सेक्शन के अंडर आ रहा है? अंडर सेक्शन 54 EC ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। Now ninth question, the section dash of Companies Act 2013 provides that the share capital of company limited by share shall be of 2 kinds, mainly equity share capital, preference share capital। कहते हैं किस सेक्शन के अंडर आता है कि जो कंपनी की शेयर कैपिटल है उसमें 2 टाइप्स के शेयर होने चाहिए, इक्विटी शेयर एंड प्रेफरेंस शेयर। तो कौन से सेक्शन के अंडर है? इट्स द फोर्थ ऑप्शन 43 सेक्शन के अंडर कंपनी में इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर मेनली होने चाहिए। नाउ 10th क्वेश्चन, एन एक्सटर्नल ऑडिटर कैन यूज द वर्क ऑफ एन इंटरनल ऑडिटर इफ, कि एक्सटर्नल ऑडिटर जो है इंटरनल ऑडिटर के काम को यूज़ कर सकता है फर्दर अपनी ऑडिट वर्क को कंटिन्यू करने के लिए। फर्स्ट ऑप्शन है इंटरनल ऑडिटर फंक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट। सेकंड ऑप्शन इज इंटरनल ऑडिटर रिपोर्ट टू द CFO। थर्ड ऑप्शन इंटरनल ऑडिटर हैज़ नो नॉलेज ऑफ ऑडिट सैम्पलिंग। फोर्थ ऑप्शन इंटरनल ऑडिटर टीम हैज़ लिमिटेड एक्सेस टू द इंफॉर्मेशन। इस केस में हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा ऑप्शन 1, द इंटरनल ऑडिट फंक्शन इज इंडिपेंडेंट एंड कॉम्पिटेंट। नाउ 11th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 डील्स विद द कंपनसेशन फॉर लॉस और डैमेज कॉज्ड बाय द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। कहते इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट 1872 का कौन सा सेक्शन लॉस ऑफ डैमेज और लॉस के डैमेज के लिए वर्क करता है? जो अगर ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, अगर किसी ने कॉन्ट्रैक्ट को, दोनों पार्टीज में से किसी ने कॉन्ट्रैक्ट की टर्म्स को माना नहीं और कॉन्ट्रैक्ट ख़त्म हो गया। फर्स्ट ऑप्शन 83, सेकंड ऑप्शन 89, थर्ड ऑप्शन 79, फोर्थ ऑप्शन इज 73। अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 4, 73। नाउ क्वेश्चन नंबर 12, टू whom is the statutory audit required to submit the auditor report? स्टैचुरी ऑडिटर को कहाँ पे अपनी ऑडिट रिपोर्ट सबमिट करनी होती है?
फर्स्ट ऑप्शन बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, सेकंड ऑप्शन कंपनीज लीगल एडवाइजर, थर्ड ऑप्शन इंटरनल ऑडिट कमेटी, फोर्थ ऑप्शन शेयर होल्डर्स और मेंबर ऑफ द कंपनी। हमारा करेक्ट ऑप्शन है शेयर होल्डर और द मेंबर्स ऑफ द कंपनी। नाउ 13th क्वेश्चन, विच सेक्शन ऑफ CGST एक्ट 2017 डील्स विद द प्रोविजन ऑफ कंपोजिट एंड मिक्स्ड सप्लाई। CGST एक्ट के अंदर दो तरह की सप्लाईज आती है, कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई। वो किस सेक्शन के अंडर कवर होती हैं? ऑप्शन 1 45, ऑप्शन 2 20, ऑप्शन 3 30, ऑप्शन 4 8। आवर करेक्ट ऑप्शन इज option 8. Under section 8 mixed supply and composite supply is covered. Now question number 14, which of the following is not a component of audit risk? हमें पता ऑडिट रिस्क 3 टाइप्स के होते हैं, एक डिटेक्शन रिस्क, एक कंट्रोल रिस्क, एक इनहेरेंट रिस्क। तो कौन सा कवर नहीं होगा? ऑप्शन 3 कंप्लायंस। सो आवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 3 कंप्लायंस रिस्क। नाउ 15th क्वेश्चन, 15th क्वेश्चन में पूछा है इन रिलेशन टू द क्वालिटीज ऑफ द ऑडिटर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। दो स्टेटमेंट दी है, हमें बताना है कि क्वालिटीज ऑफ ऑडिटर के अकॉर्डिंग कौन सी करेक्ट है कौन सी नहीं। 2 स्टेटमेंट्स हैं। स्टेटमेंट 1, एन ऑडिटर शुड हैव एन अंडरस्टैंडिंग ऑफ स्पेशल फीचर विच आर पेक्यूलर टू पर्टिकुलर बिजनेस। SA 300 रिवाइज्ड और SA 310 issued by ICAI lay down the principle in this regard. Statement 2, though technical knowledge is necessary to conduct an audit, only those person whose technical knowledge is backed by the basic human qualities can prove to be successful auditor. फर्स्ट में क्या कहते हैं कि ऑडिटर के क्या है, कुछ स्पेशल फीचर होने चाहिए जिससे वो अच्छे से अंडरस्टैंड कर पाए बिजनेस को, और उनके प्रिंसिपल्स भी दिए हुए हैं SA 300 और SA 310 में, जो ICAI ने इशू किए हैं। ICAI मीन्स इंडियन चार्टर्ड अकाउंटेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। आगे स्टेटमेंट 2 में कहते हैं चाहे ऑडिटर को टेक्निकल नॉलेज तो होनी चाहिए, उसके अलावा बेसिक ह्यूमन क्वालिटीज़ भी होनी चाहिए सो दैट ही कैन बिकम अ सक्सेसफुल ऑडिटर। ऑप्शन हैं हमारे बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट इनकरेक्ट। सेकंड ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट। थर्ड ऑप्शन बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर इनकरेक्ट। फोर्थ ऑप्शन ओनली स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज थर्ड, बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर करेक्ट। दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं। क्वेश्चन नंबर 16, KU runs and trading business during the year. Business and total sales of 16 lakh and the total asset at the beginning of the year were 6 lakh and the end of the year is 10 lakh. What will be the total asset turnover ratio of KU's business based on the average total asset? Option 1 is 2 times, option 3 is 0.50 times, ऑप्शन 3 इज 2.67 टाइम्स, ऑप्शन 4 इज 1.60 टाइम्स। हमें पूछा है कि हमें एवरेज टोटल एसेट टर्नओवर रेशियो निकालनी है थ्रू एवरेज टोटल एसेट। हम चेक करते हैं इसका फॉर्मूला। एसेट टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला क्या है? टोटल नेट सेल्स डिवाइड बाय एवरेज एनुअल एसेट्स। हमें पता है नेट सेल्स कितनी है 16 लाख। हमने एनुअल एसेट्स निकाल रही है, एवरेज एनुअल एसेट्स नीचे दिए। फर्स्ट बिगिनिंग ऑफ द ईयर कितनी है 6 लाख एंड एट द एंड ऑफ द ईयर 10 लाख। इसको डिवाइड कर दिया 2 से, तो अवर करेक्ट ऑप्शन इज हमारी एवरेज एनुअल एसेट्स कितनी आ गई 8, और हमने 16 लाख से 8 लाख को डिवाइड कर दिया, तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया 2 टाइम्स। सो अवर करेक्ट ऑप्शन इज ऑप्शन 1 2 टाइम्स। Now next, which of the following statement is incorrect regarding the sale and agreement to sell under the Sales of Goods Act 1930? हमें incorrect statement बतानी है कौन सी है। ऑप्शन है 1, a sale is an executed contract whereas an agreement to sell is an executory contract. Second option है a subsequent loss is the liability of the buyer in case of a sale and of the seller in case of a agreement to sell. Third है
द सेलर हैज़ द राइट टू रीसेल द गुड्स इन केस ऑफ अ सेल बट नॉट इन केस ऑफ द एग्रीमेंट टू सेल. Fourth option, in a sale, the property in the goods passes to the buyer immediately, whereas in the agreement to sell, it passes later on the fulfillment of the specific conditions. इसमें first option is right. Sale is an executed contract, whereas the agreement to sell is the executory. Means execute, जो सेल है वो एग्जीक्यूट हो चुकी है, बट जो एग्रीमेंट टू सेल है वो अभी एग्जीक्यूट होना है. सेकंड ऑप्शन क्या है, ये राइट है हमारा. सेकंड क्वेश्चन में पूछा है सब्सिक्वेंट लॉस इज द लाइबिलिटी ऑफ द बायर इन केस ऑफ अ सेल. अगर कोई भी जो हमने गुड्स परचेज की हैं उसके बाद कोई उसमें लॉस हो जाता है तो वो लॉस के लिए कौन लाइबल है, जो बायर है इन केस ऑफ सेल. बट एग्रीमेंट टू सेल में कौन लाइबल होगा, बायर, सेलर. थर्ड पूछा है द सेलर हैज़ द राइट टू रीसेल द गुड्स इन केस ऑफ अ सेल. सेलर के पास राइट है कि आगे वो रीसेल कर सकता है अगर सेल हो चुकी है, और नॉट इन द केस ऑफ एग्रीमेंट टू सेल, और एग्रीमेंट टू सेल के केस में राइट नहीं है. और फोर्थ ऑप्शन पूछा इन अ सेल द प्रॉपर्टी इन गुड्स पासिस टू द बायर इमीडिएटली. Yes, this is the correct. And where is the agreement to sell? It passes on the fulfillment of specific condition. अब हमारा wrong answer है थर्ड, कि the seller has the right to resell the goods in case of sale but not in case of the agreement to sell. ये हमारा vice versa होना चाहिए. The seller has the right to sell goods in case of agreement to sell but not in case of the sale. Now next question. Question number 18. What is the provision regarding the appointment of first auditor of the government company as per the Companies Act 2013? गवर्नमेंट कंपनी में अगर ऑडिटर, फर्स्ट ऑडिटर जो अपॉइंट होता है वो उसके रिगार्डिंग क्या रूल है. फर्स्ट ऑप्शन है अपॉइंटमेंट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन द 60 days, अपॉइंटमेंट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन द 30 days, अपॉइंटमेंट बाय द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर विद इन द appointment by the board of director within the 60 days, appointment by the board of director within the 30 days. हमारा करेक्ट ऑप्शन आएगा ऑप्शन 1, अपॉइंटमेंट बाय द कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल विद इन द 60 days. कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल का शॉर्ट फॉर्म है कैग, CAG. नाउ क्वेश्चन नंबर 19. विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट. फर्स्ट ऑप्शन है अ कंपोजिशन डीलर हैज़ टू इशू द बिल ऑफ सप्लाई. सेकंड ऑप्शन है अ कंपोजिशन डीलर कैन नॉट इशू अ टैक्स इनवॉइस. थर्ड ऑप्शन है अ कंपोजिशन डीलर इज नॉट अलाउड टू कलेक्ट द कंपोजिशन टैक्स फ्रॉम द बायर. अब फर्स्ट ऑप्शन क्या है कि फर्स्ट एंड थर्ड करेक्ट है, सेकंड में बोला है फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, थर्ड में बोला है ऑल 1 2 3 करेक्ट है, फोर्थ में बोला है ओनली 1 एंड थर्ड करेक्ट है. इस केस में तीनों ही करेक्ट स्टेटमेंट्स हैं. जो अगर हम कॉम्पोजिशन स्कीम के अंडर रजिस्टर्ड हैं तो हमें बिल ऑफ सप्लाई भी इशू करनी है, पर टैक्स इनवॉइस इशू नहीं कर सकते, और हम अपने बायर से टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकते. 20th है सचिन इज एनालाइजिंग द फाइनेंशियल रिस्क ऑफ हिज कंपनी एंड द फॉलोइंग डाटा. EBIT 1,20,000, इंटरेस्ट 20,000, टैक्स रेट 30%, नंबर ऑफ इक्विटी शेयर 10,000. कैलकुलेट द डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज. हमारा डिग्री ऑफ फाइनेंशियल लीवरेज का फॉर्मूला है, सॉरी यहाँ पे डिग्री ऑफ EBIT माइनस इंटरेस्ट. तो हमारा 1,20,000 में से हमारा 1,20,000 में से डिवाइड बाय 1,20,000 माइनस 20,000 होगा. तो हमारा आएगा क्या 1,20,000 डिवाइड बाय 1,00,000. तो हमारा
आंसर क्या आएगा 1.2। नाउ नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ मेंटेनिंग अ इंटीग्रेटेड अकाउंट्स फॉर द कॉस्ट एंड फाइनेंशियल रिकॉर्ड ऑफ द कंपनी। क्या एडवांटेज नहीं है अगर हम इंटीग्रेटेड रिकॉर्ड रखते हैं, यानी कि एक जगह ही सेंट्रलाइज रिकॉर्ड्स कलेक्ट होते हैं अकाउंट्स के। फर्स्ट है इकोनॉमिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन द सेंट्रलाइजेशन ऑफ द काउंटिंग functions, delay in obtaining the financial information due to multiple records. Third, significant saving in the efforts due to one set of books. No need for reconciliation between the costing and financial profits. इसका करेक्ट ऑप्शन होएगा सेकंड, डिले इन द obtaining financial information due to multiple records. 22 क्वेश्चन है, कीर्ति इज प्रिपेयरिंग फॉर कम्पिटिटिव एग्जाम, is reading about the instrument of long-term sources of finance. She learns about a type of debenture which is repayable on maturity and carries no feature of conversion into equity. अगर according to long-term sources of financial concept, identify the correct type of debenture. फर्स्ट ऑप्शन है पार्टली कन्वर्टिबल डिबेंचर, सेकंड है नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, थर्ड ऑप्शन है परपेचुअल डिबेंचर, फोर्थ ऑप्शन है फुली कन्वर्टिबल डिबेंचर। हमारा राइट आंसर होगा नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, बिकॉज उन्होंने पहले ही लिख दिया है दैट द टाइप ऑफ डिबेंचर विच इज़ रिपेबल ऑन मैच्योरिटी एंड कैरीज नो फीचर ऑफ कन्वर्जन, कि वो कन्वर्ट नहीं हो सकते इनटू द इक्विटी शेयर कैपिटल। क्वेश्चन 23 है, अंडर सेक्शन 27 ऑफ सेल्स ऑफ गुड्स एक्ट 1930, what is the legal effect when the goods are sold by a person who is not the owner and does not have the owner's authority or consent? फर्स्ट है the buyer always acquires the ownership regardless of the seller's title. Second option है buyers gets only the title that the seller has with the some exception. Third है the buyer get the ownership if the goods are stolen but bought in the good faith. Fourth option है the buyer acquires the ownership only if the goods are sold by a joint owner. हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा टू, the buyer gets only the title that the seller has with some exceptions. 24th क्वेश्चन है, अंडर सेक्शन 10 सबसेक्शन 43 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट 1961, the loan amount received by individual under a reverse mortgage agreement either in lump sum and installment is, first option है taxable as income under the head income of from house property, second option exempt from the tax and not considered as income, third taxable as income under the head income from other sources, fourth taxable as capital gain. हमने लोन लिया अंडर रिवर्स मॉर्गेज एग्रीमेंट, तो क्या होगा, जो अमाउंट हमें मिलेगी वो क्या होगी, एग्जाम्प्ट होगी टैक्स से एंड नॉट कंसिडर्ड एज इनकम। 25th क्वेश्चन है, व्हाट इज करेक्ट रेमेडी अवेलेबल फॉर ब्रीच इन केस ऑफ द सेल एज कंपेयर टू एन एग्रीमेंट टू सेल। फर्स्ट ऑप्शन है इन अ सेल द सेलर में sue फॉर प्राइस, इन एन एग्रीमेंट टू सेल ओनली डैमेजेस आर रिकवरेबल। यस, दिस इज द करेक्ट। सेकेंड ऑप्शन है इन अ सेल ओनली डैमेजेस कैन रिकवर्ड बट इन एग्रीमेंट टू सेल द सेलर में sue फॉर द प्राइस। नहीं, ये राइट नहीं है। थर्ड है बोथ द सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल अलाउ द सेलर टू रिक्लेम गुड्स एंड sue फॉर द प्राइस। नो, दिस इज नॉट राइट। इन बोथ केसेस द सेलर कैन sue for damages not for the price, and this is also not right. So our correct answer is first, in a sale the seller may sue for price, in an agreement to sell only damages are recoverable. So these are the 25 question. अब नेक्स्ट पार्ट भी लेके आएंगे जिसमें भी 25 क्वेश्चंस होंगे, so that we can cover all full part. So thank you for watching my video. Please like, share and the video. प्लीज़ अपने जो फ्रेंड्स हैं जो कोई एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जो स्टूडेंट्स हैं जिनका कॉमर्स बैकग्राउंड है, जिनको जीएसटी के बारे में पता होना चाहिए, उनके साथ प्लीज़ मेरी वीडियो को शेयर करें एंड सब्सक्राइब माय चैनल। अगर आपको भी कोई और टॉपिक पे कॉमर्स के रिलेटेड वीडियो चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख दें। थैंक यू।